सीएम रेजिडेंस पे मुझे कोई लेके गया और उन्होंने मुझे मिलवाया उनसे। और उनसे उन्होंने ये कहा कि आपको हीरा सौंप रहा हूँ। जिन्होंने मिलवाया? हाँ जी। तो चौटाला साहब कहने लगे अच्छा ऐसी बात है। जौहरी तो ओम प्रकाश चौटाला भी थे। हाँ वो भी, उन्होंने फिर कहा अच्छा ऐसी बात है, मैं भी देखूंगा। तो हालांकि चौधरी देवीलाल जी जो मुझे 6 महीने पहले ही कह दिया था कि आपको टिकट देनी है, और टिकट दे दी आपको। लेकिन चौटाला ने मुझसे फिर उस दिन कहा कि भाई आपने इलेक्शन लड़ना है। तो आप बता रहे थे बीजेपी से अलायंस था, तो कुछ टिकट के अंदर कोई माथापच्ची, कोई हाँ ऐसा था कि उसमें माथापच्ची थी कि वो ऐसे बात चल रहे थे षड्यंत्र कुछ थोड़े बहुत कि भाई नारनौल की टिकट भाजपा से लेके इनेलो को दे दो, लोकदल को दे दो। लोकदल बहुगुना था उस वक्त जी, लोकदल भी। और पलवल की टिकट भाजपा को दे दो जी। वो क्या दौर रहा जब सुभाष कत्याल अलग हो गए? और तो मैंने देवीलाल जी से कहा, मैं चौधरी साहब हिंदुस्तान में देवीलाल से बड़ा आइडियल नेता भी कोई है क्या? 87 से 91 तक यानी 7 बार मेरी ओथ हुई मंत्री पद की। 3 बार चौधरी देवीलाल जी के साथ। अभी आपने बताया कि उनको फोन आपके पास आया। ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में एक धारणा बनाई जाती थी, ये कहा जाता था कि वो शहरों के, उद्योगों के, उद्योगपतियों के, फैक्ट्रियों के इनके खिलाफ थे। उनके पर 96 का दौर था, 96 का, जब आप अलग हुए। वो नाराजगी क्या थी? तो कुरुक्षेत्र में मैंने उनसे ये कहा, एक दिन मुझसे उन्होंने बुलाया था कि आप कुरुक्षेत्र में पंजाबी सौ जमीन दो जी। 3 जगह जमीन उन्होंने दे दी। पलवल में भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो पलवल में 1 जगह जमीन उन्होंने पंजाबी सभा के लिए दी और साथ में 10 लाख रुपए भी दिए। तत्कालीन जो ओएसडी थे सरकार में, वो मेरे पास आए एक दिन सवेरे 5:30 पौने 6 बजे। मुझे उठवाया, मैं सो रहा था। तो चौटाला साहब ने कहा है आपको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं और आप तुरंत दिल्ली चलो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का 21 तारीख को निधन हो गया। उनके पौत्र और उनके परपौत्र आजकल अस्थि कलश यात्रा लेकर के हरियाणा के हर जिले में जा रहे हैं। आज अस्थि कलश यात्रा का 3रा दिन है। उधर तेजाखेड़ा फार्म हाउस के अंदर तमाम दिग्गज नेता, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, धार्मिक लोग, सभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। हमारा भी प्रयास है कि आपको सब कुछ बताएं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनके बारे में लोग क्या कहते हैं। और कुछ इसी श्रृंखला में आज मैं मौजूद हूं। मेरे साथ हैं हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष कत्याल। कत्याल साहब, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सुभाष कत्याल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने पहली बार, उस समय भी उनके साथ वजीर थे। जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तब भी वजीर थे, जब तीसरी बार बने तब भी वजीर थे। यानी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब 1990 के दौरान, 90-91 के दौरान जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उस समय सुभाष कत्याल विधायक हुआ करते थे। और 2000 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने, और उस समय सुभाष कत्याल हुए थे HERC के मेंबर, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बोर्ड के सदस्य। कत्याल साहब, क्या यादें रही ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ आपकी? कैसे, किस प्रकार के व्यक्तित्व थे, कैसा चरित्र था, कैसे कृतित्व थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला? संजय जी, देश रोजाना के दर्शकों को नमस्कार। आपने मुझे पूछा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में। उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया और विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। प्रदेश में, देश में उनका योगदान राजनीति में रहा, उसकी हर आदमी तारीफ करता है। आजकल वो अस्थि कलश भी जा रहे हैं हरियाणा में, तो हरियाणा के लोग बहुत समर्पित भाव से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मेरी उनसे मुलाकात पहली बार 1970 में हुई। 77 में? हाँ जी जी। हालांकि चौधरी देवीलाल जी से तो मेरी मुलाकात 1974 में ही हो गई थी, लेकिन चौटाला जी उन दिनों में इधर पलवल की तरफ नहीं आया करते थे। इनका कार्यक्षेत्र कुरुक्षेत्र की तरफ था जी। तो 77 में मैं चंडीगढ़ सीएम रेजिडेंस पे मुझे कोई लेके गया और उन्होंने मुझे मिलवाया उनसे। और उनसे उन्होंने ये कहा कि आपको हीरा सौंप रहा हूँ। जिन्होंने मिलवाया? हाँ जी। तो चौटाला साहब कहने लगे अच्छा ऐसी बात है। जौहरी तो ओम प्रकाश चौटाला भी थे। हाँ वो भी, उन्होंने फिर कहा अच्छा ऐसी बात है, मैं भी देखूंगा।
तो तब से मेरी मुलाकात हुई। और फिर 82 में फिर उनका कार्यक्षेत्र दूर रहा तो इधर वो नहीं आते थे। तो उन दिनों में हम बसों में ही जाया करते थे। हालांकि मुझे बहुत शौक हुआ करता था चौधरी देवीलाल के हर प्रोग्राम में मैं करनाल भी जाता, रोहतक भी जाता, गुड़गांव भी जाता, फरीदाबाद भी, पलवल भी, मैं हर जगह जाया करता था। लेकिन बस चौटाला साहब से मुलाकात उन दिनों में नहीं होती थी। चलो 82 आ गया। 82 में टिकट मुझे मिली, वो किसी तरह से गलतफहमी हुई और टिकट वापस विड्रॉल से 20 मिनट पहले टिकट कटी मेरी। चलिए, फिर लोग इकट्ठे हो गए बहुत सारे, वो किस तरह से इलेक्शन लड़ना पड़ गया। ठीक है जी। तो 82 का आपने चुनाव इन्हीं में लड़ा। 1987 में आपको टिकट मिला। हरियाणा संघर्ष समिति के नाम से चल रही थी उस समय पार्टी। हाँ, मुझे लोकदल भी हरियाणा संघर्ष समिति का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया चौधरी देवीलाल जी ने 1985 में जी। तब चौटाला साहब पिक्चर में आए बहुत ज्यादा। तो मीनार गेट पर पलवल में जनसभा थी और चाय पानी जलपान मेरे घर पे था, चौटाला साहब का। तो हालांकि चौधरी देवीलाल जी जो मुझे 6 महीने पहले ही कह दिया था कि आपको टिकट देनी है और टिकट दे दी आपको। लेकिन चौटाला ने मुझसे फिर उस दिन कहा कि भाई आपने इलेक्शन लड़ना है और आप तैयार हो जाओ अपनी सही। 85 में 87 में 87 में 87 जी। तो टिकट कैसे मिली? जनवरी फरवरी की बात होगी, मार्च की, उन दिनों की बात थी। इलेक्शन से 3 महीने पहले ही जी चौटाला साहब ने मुझसे कहा कि भाई आपको टिकट इलेक्शन लड़ना है पलवल से, आप तैयार हो जाओ अपना। मैं ठीक है जी, आपका जैसा आदेश होगा। तो खैर वो उन दिनों में भाजपा और लोकदल का समझौता था, तो टिकट मेरी कट रही थी, लगभग नहीं मिल रही थी। तो तब चौटाला साहब ने मुझसे कहा कि कत्याल टिकट दे के भेजूंगा, चिंता मत करिए। देवीलाल जी ने भी कहा अलग से जी, और अलग से चौटाला साहब ने मुझसे कहा कि आपको टिकट दे के भेजूंगा, चिंता मत करना और जीत के आना। मैं कहा जी बहुत धन्यवाद। तो उसके बाद जब सरकार बन गई, तो आप बता रहे थे बीजेपी से अलायंस था, तो कुछ टिकट के अंदर कोई माथापच्ची, कोई हाँ ऐसा था कि उसमें माथापच्ची थी कि वो ऐसे ही बात चल रहे थे षड्यंत्र कुछ थोड़े बहुत कि भाई नारनौल की टिकट भाजपा से लेके इनेलो को दे दो, लोकदल को दे दो। लोकदल बहुगुना था उस वक्त जी, लोकदल भी, और पलवल की टिकट भाजपा को दे दो जी। तो मैं जब चौधरी देवीलाल जी से मिला तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई टिकट तो नहीं मिल रही भाई कत्याल आपको। मगर जी आप तो मुझसे कह रहे थे कि जनवरी में ही कि मैंने आपको टिकट दे दी। बोल हाँ मैं कह तो रहा था, पर क्या करूं, अडवाणी जी अड़ रहे भाई, वो टिकट नहीं मिलेगी। तो चौटाला साहब की एंट्री क्या हुई उसके अंदर? तो मैं बताता हूं अभी। तो मैंने देवीलाल जी से कहा, मैं चौधरी साहब हिंदुस्तान में देवीलाल से बड़ा आइडियल नेता भी कोई है क्या? तो उन्होंने कहा कि अच्छा आज टिकट दिलवा दूंगा, चिंता मत कर। फिर चौटाला साहब मुझसे मिले थोड़ी देर बाद ही, उन्होंने कहते हैं चिंता मत कर और मैं आपको टिकट दे के भेजूंगा और जीत के आना। तो ये बात हुई टिकट के टाइम पे, टिकट मुझे मिली और मैं 14,602 वोट से जीता। अब जब इलेक्शन जीतने के बाद मैं चौधरी देवीलाल जी जो मुख्यमंत्री बन गए, तो मैं उनसे मिलने के लिए, वो बीमार थे जेपी हॉस्पिटल में दिल्ली में, मैं उनसे मिलने गया तो वहां चौटाला साहब उनके साथ थे। मैं 15-20 मिनट बैठा वहां। तो 20 मिनट बाद मैंने कहा चौधरी साहब अच्छा मैं चलूं? तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो मुझे थोड़ा आगे छोड़ने आए चौटाला साहब। मैं कहा चंडीगढ़ जा रहा हूँ जी। बोले अच्छा जाओ। मैंने कहा निश्चिंत होकर जाऊँ जी? बोले हाँ तुझे मंत्री बना रहा हूँ, निश्चिंत होकर जा। उन्होंने मुझसे यूँ कह दिया। चलिए, तो मतलब आपको विधायक का टिकट दिलवाने में चौटाला साहब का योगदान बहुत जबरदस्त, पूरा योगदान, आगे बढ़ाने में और प्रोत्साहन, मंत्री बनाने में। ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के जब चौधरी देवीलाल केंद्र में गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने और हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। आपकी भी ओथ हुई। कोई ऐसा आपको संस्मरण जो आपको ध्यान आता हो, या कोई ऐसे काम जिनको लेकर के ओम प्रकाश चौटाला के मन में कहीं रहता हो कि हरियाणा में ये करना है, हरियाणा में वो करना है? नहीं, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब चौधरी देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे तो जब भी ओथ होती थी मुझे चौटाला साहब का ही फोन आता था कि आपको मंत्री बना रहे हैं, आपने ओथ लेनी है।
तो पहले 11 अगस्त 87 को मेरी जब वोट हुई तो 10 अगस्त को मुझे फोन आया, वोट हो गई, तो मुझे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया, लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट दिया गया जी। लगभग 1 साल बाद, 1 साल 1 महीने के बाद मैं शिमला में था, तो फिर मुझे छोटा साहब को फोन आया 15 जनवरी 1988 को कि भाई मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो रहा है, आप तुरंत आओ। मैं आया, फिर 16 तारीख को पुनर्गठन हुआ, सबकी ओथ दोबारा से मेरी भी ओथ हुई, और मुझे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हाउसिंग, डेयरी डेवलपमेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी मिला। उसके बाद जब 29 मार्च 1989 को फिर फोन आया चौटाला साहब का कि भाई कल तुम्हारी ओथ होनी है और कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं आपको। तो 30 मार्च 89 को मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना। मान कह रहे कि स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट रैंक बना। हाँ, समाज कल्याण विभाग दिया मतलब हर बार ओम प्रकाश चौटाला जी का ही फोन आता था कि आपको बना रहे हैं, आपको बना रहे हैं ना। हाँ, तो मैं वो कह रहा था कि आप अब उसके बाद जब देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बने। तो मैंने तो दरअसल 6 महीने पहले ही कह दिया था कि देवीलाल जी सेंटर में जाएंगे और चौटाला साहब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चलिए, तो फिर जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बने तो मुझे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस 3 डिपार्टमेंट दिए गए और चौटाला साहब सीएम बने। अब उसके बाद जब वो चौटाला साहब से रिजाइन लिया गया, ये बात है 20-21 मई की 1990। तत्कालीन जो ओएसडी थे सरकार में, वो मेरे पास आए एक दिन सवेरे 5:30 पौने 6 बजे। मुझे उठवाया, मैं सो रहा था। भाई चौटाला साहब ने कहा है आपको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं और आप तुरंत दिल्ली चलो। मैं दिल्ली पहुंचा हरियाणा भवन में, मुझे 2 मंत्रियों ने बधाई भी दी। खैर वो उस वक्त फिर वो चीफ मिनिस्टर बना दिया मीनाक्षी दास गुप्ता जी को। पता नहीं कोई अंदरूनी बात हुई होगी, वो टल गई बात जैसे, लेकिन मुझे बुला लिया था चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। तो इस तरह चौटाला साहब हर बार मुझे मंत्री पद दिलवाने के लिए और कैबिनेट में स्थान दिलवाने के लिए पूरा अपना रोल निभाते थे। चलिए, वो सब तो मैं कह रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला जी का आपने देखा हो कभी, जब आप मंत्री थे वो मुख्यमंत्री थे। हाँ, कोई ऐसे दौर, कोई ऐसी मीटिंग जब उनको आपको लगता हो कि हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा को लेकर कितने चिंतित थे, या हरियाणा को लेकर उनकी कोई योजनाएं कभी आपसे शेयर की हो कोई? नहीं, मैं जैसे बताऊं आपको, जब मैं लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर था तो चौटाला साहब अमेरिका में थे, यूएसए में। मुझे वहीं से फोन आया कि भाई कत्याल, ये बीटीएम मिल है भिवानी में, बीटीएम मिल, इसकी हड़ताल चल रही है और लॉकआउट भी है, इसे क्या करना है? मैं कह 3 दिन में स्ट्राइक लॉकआउट खत्म करा दूंगा। बोले करा दोगे? मैं कहा करा दूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा अच्छा, शाबाशी दी। बोले बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, 4000 कर्मचारी हैं, उनका रोजी रोटी का चक्कर पड़ा हुआ है। तो मैंने कोई प्रबंधकों को बुलाया और लेबर लीडर को बुलाया और वो 3 दिन में बीटीएम खुल गई। तो ऐसे वो बहुत उनको चिंता रहती थी स्टेट में कहीं कोई परेशानी हो रही हो। इसी तरह जब लेबर मिनिस्टर के रूप में मैं था तो उस वक्त भी उन्होंने फरीदाबाद में बड़ा अनरेस्ट था, कई फैक्ट्रियां जा रही थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई कत्याल देखो क्या करना है। मैं कहा जी आप चिंता मत करो, मैं इनका सुलझवाता हूं। तो मैंने 54 फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में स्ट्राइक या लॉकआउट था, तो 52 में स्ट्राइक और लॉकआउट खत्म करा दिए। तो चौटाला साहब को चिंता रहती थी बड़ी, जब तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, कि स्टेट में सबको स्मूथ चले और लोगों को परेशानी ना हो। अभी आपने बताया कि उनको फोन आपके पास आया। ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में एक धारणा बनाई जाती थी,
ये कहा जाता था कि वो शहरों के, उद्योगों के, उद्योगपतियों के, फैक्ट्रियों के इनके खिलाफ थे, उनके पर। तो कभी आपको ऐसा लगा आपके मंत्रित्व काल में या उस दौरान में, या ये सब शिगुफे थे, हवाई बातें थी, या दुष्प्रचार था? दुष्प्रचार था ओम प्रकाश चौटाला के लिए? देखो, मैंने कभी नहीं सुना, ना मुझे किसी ने कहा, ना मैंने देखा। मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ। मुझे एटलस साइकिल्स के जो मालिक थे, शायद विशंबर दास कपूर नाम था उनका, वो मिलने आए मुझे हरियाणा भवन में। तो मुझसे कहने लगे कि लोक मजदूर संगठन है जी हरियाणा, इसका ये लोकदल का संगठन है, ये बड़ा तंग कर रहा है। मैंने कहा आपको आज के बाद तंग नहीं करेगा। उसके बाद बिल्कुल उनकी कंपनी कोई तंगी नहीं हुई किसी तरह की भी। तो अगर चौटाला साहब तंग करते तो मैंने उनसे कहा था, फिर उनको तंगी रहती फिर बाद में, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक हो गया, कोई बात नहीं थी। कोई ऐसी बात नहीं थी। ये वेस्ट जो कंपनियां वाले जो बाहर जाना चाहते थे, दरअसल ऐसा था कि फरीदाबाद में ये कंपनियां बनी थी जब फरीदाबाद का विकास हो रहा था शुरू में। तो जमीनें बड़ी सस्ती ली होंगी, 2 आने गज, 4 आने गज, 2 रुपए गज, 4 रुपए गज। और जब 87 में आए तो रेट बहुत हाई भी हो गए थे। तो कंपनियां बाहर शिफ्ट करना चाह रही थी। वो बहाना ये बनाते थे कि चौटाला तंग कर रहा है, मतलब दुष्प्रचार हुआ करता था। दुष्प्रचार हुआ करता था। उसमें मैं नहीं महसूस करता इस बात को, चौटाला साहब कोई रोल होता उसमें। अच्छा, एक आपने बताया कि 74 से जुड़ गए थे चौटाला परिवार से, देवीलाल जी से। हाँ बिल्कुल ठीक। 96 का दौर था, 96 का, जब आप अलग हुए, वो नाराजगी क्या थी? भाई कोई नाराजगी नहीं थी दरअसल, कि मैंने तो उनको कहा भी, वो मुझसे ये कह रहे थे आप एमपी का चुनाव लड़ लो, और मैंने टिकट आपको एमपी की दे दी है। मैंने कहा जी एमपी लड़ाना था तो मुझे महीने 20 दिन का टाइम तो देते। अब ये लोग मानेंगे नहीं, लोग कह रहे हैं सरकार आ रही है चौटाला साहब की, और वो लोग कहते हैं एमएलए तो आप लड़ो। बोल तू चौटाला की बात नहीं मानेगा? मैं मान लूंगा। तो मैंने एमएलए एमपी दोनों भर दिए फार्म। अब वो लोगों में पंचायत इकट्ठी करी, 1000-2000 आदमी इकट्ठे हुए, उन्होंने मुझ पर दबाव दिया कि जी एमपी नहीं लड़ना, एमएलए लड़ना है। तो मैंने एमपी का नाम वापस ले लिया, फिर एमएलए का नाम वापस लेने जा रहा था। मैंने चुनाव में पहले भी कहा था, मगर देखो मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मैं थोड़ा सा जो हर वक्त हमारे लिए मरते पछते हैं, जो हमारे लिए तैयार रहते हैं, हर समय हर तन मन धन से मदद करते हैं, तो उनका दबाव भी सहना पड़ जाता है जनता का। तो जनता का बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग में मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ा गया। चौटाला साहब को नाराजगी हुई, लेकिन कुछ दिन बाद उनका फोन आया कि भाई चौधरी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं रोहतक से और आप वापस आ जाओ। तो मैं तुरंत वापस पहुंच गया। मतलब जो परिवार था, यानी कि आपको ये समझा गया कि परिवार के सदस्य, मुझे उन्होंने ये कहा कि आप देवीलाल परिवार के सदस्य हो और आप आ जाओ, कोई बात नहीं, खत्म करो बात को। तो HERC मेंबर आपको बनाया गया हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये जो ऐसा था कि जब मतलब 87 से 91 तक, यानी 7 बार मेरी ओथ हुई मंत्री पद की। 3 बार चौधरी देवीलाल जी के साथ और 4 बार उससे बाद देवीलाल जी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। एक बार बीडी गुप्ता जी के साथ, एक बार हुक्म जी के साथ, हुक्म सिंह जी के साथ, और 2 बार चौटाला साहब के साथ। देखो मैं तो बहुत विश्वस्त था उनका, सारे परिवार का ही। जब वो सरकार टूट रही थी 90 में, तब भी उस वक्त मैंने पूरा रोल निभाया साथ जुटाने में। और मुझे फिर फरीदाबाद आके चौटाला साहब ने ये कहा डीसीएसपी से कि फरीदाबाद का चीफ मिनिस्टर सुभाष कत्याल। चलिए, तो इस तरह उनकी रुचि रहती थी काम करने की। लोगों, कोई जातिवाद की बात नहीं, कोई बिरादरीवाद की बात नहीं। मैं वही कह रहा था कि चौटाला साहब पर खासकर आरोप लगते रहे, लोग कहते थे कि जी ये शहरों के खिलाफ है, ये कास्टिज्म। जो उनके विश्वास में होता उनका तो ज्यादा ध्यान रखते थे, बाकी जो विश्वास में नहीं होता था उन्हीं कई बार वो निगलेक्ट भी करते थे। ये बात तो मैं मानता हूँ। अच्छा, वैसे मतलब दुष्प्रचार ज्यादा रहा। हाँ, दुष्प्रचार ज्यादा रहा। तो सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल कत्याल साहब, 74 से मेंबर HERC का पूछा आपने। हाँ, तो उस वक्त भी 2002 की बात है ये, मुझे पहले फोन आया अजय सिंह चौटाला का कि आपको कुछ बना रहे हैं तो और आप सवेरे दिल्ली आ जाओ। मैं उनसे मिलने गया दिल्ली, तो उन्होंने कहा जी आपको मेंबर HERC बना देते हैं। चलो जी, आपका धन्यवाद, आपने मंत्री भी बनाया था आपके दादाजी ने, पिताजी ने, तो अब आप ठीक है जी। तो मैं चौटाला साहब से मिला 2-3 दिन बाद। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कत्याल चल फरीदाबाद चल रहा है। मैं कहा जी हाँ चल पड़ूंगा, चलो। अब बैठ गाड़ी में, गाड़ी बिठाया जी। तो उन्होंने कहा भाई आपको मेंबर HERC बना रहे हैं। तो मुझे बना दिया। और जब 2004 में मुझे एक दिन वो कहने लगे भाई तैने इलेक्शन लड़ना है,
मैंने कहा जी किसी और को लड़वा लो। नहीं नहीं, तुम नहीं लड़ना इलेक्शन। मैंने ठीक है जी। तो हम दिल्ली आए, दिल्ली से फरीदाबाद आए, उनके प्लेन में ही आया था मैं। तो फरीदाबाद DCSP से कहा कि भाई इलेक्शन लड़ना, कत्याल ने इनकी पूरी ध्यान रखो। तो ऐसा वो करते थे, अपना उनको मन में जो थी बात। 2004 का ये आपने बता दिया इलेक्शन लड़ने वाला था। 1974 से और 2014 अगर 4-6 महीने बीच के छोड़ दें, जो नाराजगी रही, या नाराजगी तो बाप बेटों में भी हो जाती है कत्याल साहब, वो क्या दौर रहा जब सुभाष कत्याल अलग हो गए और ओम प्रकाश चौटाला का आज दिल में क्या समझते हैं आपको बढ़ाने में या स्टेट को बढ़ाने में? इसी बीच में आपको एक बात और बता दूं इसके जवाब से पहले। जब मुझे उन्होंने रिजाइन करने के लिए कहा है मेंबर HRC से, तो पार्टी कुछ वर्कर्स यूँ जिक्र कर रहे थे कि कत्याल की गाड़ी लूटनी थी, अरे कुछ नहीं बनाना बनवाना इसको। तो देवीलाल जी के इसके चौटाला साहब के साथ जो कोई अधिकारी था उसने बात सुन ली, और ये बात उसने गाड़ी में उनसे कही। उसी दिन जाकर रात को उन्होंने मुझे उसको रिजाइन कराया रमेश खटक से, बैकवर्ड क्लासेस विकास सेक्शन एवं आर्थिक रूप से कमजोर विकास निगम जो है उसका, और मुझे चेयरमैन बना दिया, यानी उसी दिन रात को ही। तो इतना प्रॉम्प्ट वो एक्शन लेते थे। और उसके बाद में इलेक्शन लड़ा 5 में, बढ़िया मेरी 30,000 वोट भी आई। और चौटाला साहब कहने लगे, वो राम सिंह बरार एक दिन से ये कह रहे थे, भाई कत्याल साहब आप तो जीत रहे थे 15,000 वोटों से, शेड रिपोर्ट ये कह रही थी। तो चौटाला साहब कहने लगे, अरे बरार तू कत्याल से क्या कह रहा है, भाई लोगों ने ये तो हमारी अस्तेसी करनी थी, कत्याल की 30,000 वोट आई हैं। मतलब स्पष्ट वक्ता थे, स्पष्ट वक्ता था, बिल्कुल कोई ऐसी बात, कोई लागलपेट नहीं। तो 2014 वाला वो मैं कह रहा था कि 2005 के बाद पता नहीं क्या बात हुई, फिर उनके मन में कुछ फर्क सा हुआ। मैंने कई बार कहा, तो मुझसे वो कहने लगे आप देवीलाल परिवार सदस्य हो, चिंता मत करो। तो थोड़ा बहुत मन में फर्क कई बार बाप बेटे में भी आ जाता है, भाई भाई में आ जाता है। तो कोई बात ऐसी हुई होगी, मैं कई साल कोशिश करता रहा, 8-9 साल तक, लेकिन वो बात कुछ दूर नहीं हो पाई। तो मतलब 40 साल का वो जो सफर था, लेकिन मेरे मन में रिगार्ड आज भी उतना ही है जितना पहले था। आज भी मैं समझता हूँ दरअसल उनका, भाई उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे मंत्री बनवाया, पहले टिकट दिलवाई, फिर मंत्री बनाया, और एक दिन मुख्यमंत्री बनाने के लिए बुला लिया था, और फिर मेंबर HRC बनाया, फिर बैकवर्ड क्लासेस का चेयरमैन बनाया। तो मतलब अगर आपकी सारी बात का लब्बो आप देखें तो ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसी शख्सियत जिसने कि आम आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी, अब जो मतलब हर आदमी को बढ़ाने की, जब 2000 में वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने सरकार आपके द्वार जो शुरू किया, जिससे आम लोग जुड़ सकते थे, आम जो चंडीगढ़ नहीं जा सकते थे, उन्होंने महसूस किया कि भाई लोगों की समस्याओं को घर पर ही दूर करूं मैं, एक अच्छा प्रयोग था। तो इस तरह वो कोशिश करते थे सब तरह के। अब जैसे रोजगार दिलवाने की बात भी होती थी, तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते थे, मदद करते थे गरीब आदमियों की। और उसके दिमाग में कोई शहरी हो, देहाती हो, सबकी करते थे, इसमें कोई फर्क नहीं, किसी ना बिरादरी का फर्क, ना कोई शहर देहात का फर्क। लेकिन लोगों के दुष्प्रचार रहे, कई बार इतना जरूर है कि वो थोड़ा सा स्ट्रांगली कहते थे, तो कई बात लोगों को बुरी लग जाती थी। नेताओं का स्ट्रांग तो होना चाहिए, अगर एक परिवार का मुखिया हो, उसका कई बार जो निर्णय होते हैं वो कई बार कड़े होते हैं, वो कड़े निर्णय अच्छे भी लगते हैं, हालांकि हितकारी होते हैं हमेशा। बाकी देखो, जब तक वो जीवित रहे, हमें कई बार 2-4 बार मुलाकात हुई बीच में, बड़े प्यार से श्रद्धा से मिले जुले, हालचाल पूछा घर का, परिवार का, तो पारिवारिक संबंध रहे। ये ठीक है, मैं आज भाजपा में हूँ, पिछले 6 साल से तो मैं अड़ के भाजपा में हूँ, मैं और नेताओं से नहीं मिलता ज़्यादा, किसी और दूसरी पार्टी वालों से, क्योंकि मैं समर्पित रहता हूँ। जब मैं 40 साल देवीलाल परिवार के साथ रहा तो मैं वहाँ समर्पित रहा, अब मैं भाजपा में हूँ तो मैं यहाँ समर्पित हूँ। मैं कुरुक्षेत्र गया, तो कुरुक्षेत्र में मैंने उनसे ये कहा, एक दिन मुझसे उन्होंने बुलाया था कि आप कुरुक्षेत्र में पंजाबी से जमीन दो जी, 3 जगह जमीन उन्होंने दे दी। पलवल में भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो पलवल में 1 जगह जमीन उन्होंने पंजाबी सभा के लिए दी, और साथ में 10 लाख रुपए भी दिए। तो वो अगर उनके मन में फर्क होता तो पंजाबी समुदाय के लिए भी वो पूरा करते थे, और भी आदियों के लिए भी करते थे। यानी उनके मन में समान रूप से भाव था डेवलपमेंट करने का, और प्रदेश के हर कोने में, हर डिपार्टमेंट में वो आम जनता की मदद करते थे, लोगों के तरक्की के लिए, लोगों के विकास के लिए, और हरियाणा के विकास के लिए उनके मन में एक बड़ी जिज्ञासा रहती थी। तो सुभाष कत्याल की जो बातों का लब्बो लुआब था
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसी शख्सियत रहे जिनके मन में सोच होती थी, अगर वो अमेरिका में थे तो वो भिवानी की मिल के बारे में सोचते थे, अगर वो हरियाणा में होते थे तो हरियाणा के हित और विकास की बात सोचते थे। हालांकि तमाम प्रकार के राजनीति के अंदर जब तक आदमी राजनीति के अंदर खासकर क्रियाशील हुआ करता है तो उस दौर में एक ऐसा समय चला करता है कि परस्पर विरोधाभास और समर्थक दोनों प्रकार की भावनाएं होती हैं। लेकिन आज अगर देखें तो हरियाणा के विकास के अंदर, हरियाणा की जो उन्नत गाथा है उसके अंदर जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो योगदान रहा उसको भुलाया नहीं जा सकता। हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के समग्र विकास के लिए, हरियाणा निवासियों के विकास के लिए अगर आपके भी कोई अनुभव हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। जुड़े हैं हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।